हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज द वीडियो लेक्चर नंबर 7। यहाँ हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की। तो इससे पहले हम लोगों ने बात की थी आइंस्टीन के पोस्टुलेट्स की। आइंस्टीन ने दो पोस्टुलेट्स दिए थे। पहला कि सभी तरह के इनर्शियल फ्रेम में जो लॉ ऑफ फिजिक्स होते हैं वो सेम होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है बट जो फिजिक्स के जो लॉ हैं वो सेम होंगे। दूसरा, कॉन्स्टेंसी का प्रिंसिपल ये कहता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट एक अपर मोस्ट लिमिट है वेलोसिटी के लिए, और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करते। तो चाहे आप रिलेटिव मोशन जो लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का होता है उस पर वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड नहीं करती। अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का मतलब होता है कि आपके पास जैसे मान लो कि एक ऑब्जर्वर है जो कि रुका हुआ है, तो उसकी वेलोसिटी 0 है, तो वो स्टेशनरी स्टेट में है। एक ऑब्जर्वर है जो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसको हम मूविंग ऑब्जर्वर कहेंगे। तो अगर आप अब और दोनों में ही, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन आपका 0 आएगा। तो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, मतलब ये दोनों ही कंडीशन इनर्शियल फ्रेम की हैं, लेकिन एक में वेलोसिटी 0 है, एक में वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो एक मूविंग फ्रेम और एक स्टेशनरी फ्रेम के ऑब्जर्वेशंस किस तरह से आपस में रिलेटेड होते हैं, इनको समझाने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक, जैसे जस्ट एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक्स वाई एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आर थीटा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो अगर हम इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन निकाल लें तो इसका मतलब है कि इनिशियली अगर हमारे पास जानकारी आर और थीटा में है तो हम उससे अपनी सारी जानकारी एक्स और वाई में शिफ्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि कार्टेशियन और पोलर में एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू व्हाट, जी, आर साइन थीटा। ये दो होती हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है जो आपकी पोलर की जानकारी को कार्टेशियन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ऐसे ही अगर आपको स्टेशनरी फ्रेम की इंफॉर्मेशन है और आप उससे मूविंग फ्रेम में जाना चाहते हो, देन यू नीड सम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, या इसका उल्टा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द इक्वेशन रिलेटिंग द टू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ एन इवेंट इन टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में जो हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उनको अगर आपस में रिलेट करने के लिए जिन मैथमेटिकल रिलेशंस को हम या इक्वेशंस को यूज करते हैं उनको हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। अब आते हैं सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में, जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। तो जो क्लासिकल न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसमें वेलोसिटी की, मतलब आप ये कह सकते हो वेलोसिटी हैव नो लिमिट। उसमें यह माना जाता है कि वेलोसिटी कोई लिमिट नहीं होती, मतलब वेलोसिटी ऐसा नहीं कि एक अपर मोस्ट होता है जैसे कि आइंस्टीन कह रहे हैं। अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स नॉर्मली जिस वेलोसिटी रीजन में काम करता है उसको हम स्मॉल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कहते हैं, लाइक द वेलोसिटी ऑफ क्रिकेट बॉल, लाइक द वेलोसिटी ऑफ ह्यूमंस, लाइक द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, प्लेन, रॉकेट। ये सभी वेलोसिटीज लोअर वेलोसिटी लिमिट है, बिकॉज अपर लिमिट क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम स्मॉलर वेलोसिटी वैल्यू रीजन में होते हैं तो हम एक तरह के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं, इसको हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इस्तेमाल कहते हैं। सो दिस इज द आवर नेक्स्ट टॉपिक, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। देखिए गैलीलियो गैलीली जो कि एक शुरुआती फिजिसिस्ट कहे जाते हैं, पहले फिजिसिस्ट भी इनको पश्चिम जगत के लोग कहते हैं कि गैलीलियो वो शुरुआती और बिल्कुल मतलब फाउंडिंग फादर थे फिजिक्स के। तो गैलीलियो ने एक अपने समय में एक इक्वेशन को, आप ऐसा कि लिटरेचर में कहा जाता है, उन्होंने डिस्कवर किया था, और वो है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस इक्वेशन को उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, बहुत तरह तरह के ऑब्जर्वेशन के थ्रू, रोलिंग बॉल ऑब्जर्वेशन के थ्रू उन्होंने इस तरह के ऑब्जर्वेशन किए जहां उन्होंने वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया। अब देखिए एक डायग्राम यहाँ पे बना है, जिससे रेड लाइन से जो आप देख रहे हो ये एक ऐसा फ्रेम की बात हो रही है जिसकी वेलोसिटी 0 है, ये रेस्ट में है। और एक दूसरा फ्रेम है, एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो कि v वेलोसिटी से, आप देखिए v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में, दिस इज द x डायरेक्शन, तो v वेलोसिटी से वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
अब यहाँ पर हम एक कन्वेंशन लेते हैं कि जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है v, जो कि असल में एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसमें हम जितने भी ऑब्जर्वेशन लेंगे उसको x प्राइम, y प्राइम या z प्राइम के साथ लिखेंगे। x डैश या y डैश z डैश को पढ़ सकते हैं, तो इसको आप चाहे जो पढ़ो, चाहे x डैश पढ़ो चाहे x प्राइम पढ़ो, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट है कब, जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। और अगर ऑब्जर्वर रुका हुआ है तो उसके जो भी कोऑर्डिनेट होंगे उसको हम x y z में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस s एंड s प्राइम। क्यों इनर्शियल कह रहे हैं? क्योंकि वेलोसिटी इसकी 0 है और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये दोनों ही स्थितियां इनर्शियल फ्रेम के लिए कही जाती हैं। अब क्या लिखा है? s इज स्टेशनरी एंड s डैश मूव्स इन द विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v along the positive x direction. Now this is the positive x direction. ओके, अब हम कहते हैं मान लो कोई हमारा पॉइंट है, सपोज लेट अस कंसीडर अ पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। लेट मी चेंज द कलर, सम बेटर कलर, स्टक अप थोड़ा सा, हाँ ओके। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। अब देखो भाई, जब आप स्टेशनरी फ्रेम से डिस्टेंस नापोगे तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? x क्यों? क्योंकि हम स्टेशनरी से नाप रहे हैं। अब हमारा ऑब्जर्वर चलना शुरू करता है v वेलोसिटी से, t टाइम लेता है, और v इंटू टी इस फॉर्मूले से देखो, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हम वो डिस्टेंस निकाल ले जाएंगे जिस डिस्टेंस को v वेलोसिटी से चलता हुआ हमारा मूविंग ऑब्जर्वर t टाइम में कवर करता है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? vt। अब जाहिर सी बात है कि हमारा मूविंग ऑब्जर्वर पॉइंट P के पास पहुंचा होगा, तो जब पास पहुंचा तो चलते चलते उसने किसी समय एक डिस्टेंस मेजर की, वो x प्राइम है। तो अगर हम सिंपल ज्योमेट्री को देखें, कोई मैथमेटिक्स न लगाएं, तो आप देखो कि जो स्टेशनरी के लिए पूरी डिस्टेंस x है उसमें दो तरह के पार्ट हैं, एक vt और x प्राइम। सो बाय ऑब्जर्वर इन फ्रेम s, यानी रुके हुए ऑब्जर्वर के लिए जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट का वो तो x है, जाहिर सी बात है। देखो इसके लिए ये डिस्टेंस पॉइंट P का डिस्टेंस तो x है, लेकिन बाय द ऑब्जर्वर इन फ्रेम s प्राइम द डिस्टेंस ऑफ फिक्स पॉइंट इज x डैश प्लस vt, x प्राइम प्लस vt। ये x प्राइम किसी टाइम पर उसने मेजर किया और उतने टाइम में वो vt डिस्टेंस भी कवर कर चुका है P की तरफ। सिंपल सा रूल है, कोई भी अलग से मैथमेटिक्स नहीं लगा रहे हो। तो अगर हम इसी डायग्राम को सिंपली रिप्रेजेंट करें तो x इज इक्वल टू x प्राइम प्लस vt। सो ऑल अदर कोऑर्डिनेट्स, भाई y की बात करें, z की बात करें, वहां कोई चेंज नहीं होगा। आप देखो सारा मोशन चूंकि x में हो रहा है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, मोशन हमेशा x में हो रहा है, तो जो भी वेरिएशन है वो x प्राइम और x में होंगे। z तो यथावत रहेगा, z प्राइम के बराबर रहेगा और y प्राइम के बराबर रहेगा। ओके, सो अब हमने एक इक्वेशन निकाल ली कि x इज इक्वल टू x प्राइम प्लस vt, ऑल अदर कोऑर्डिनेट्स रिमेन अनचेंज। तो इसी को हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी इक्वेशन है, बस यहाँ ये है कि गैलीलियो ही वो व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने इस फॉर्मूले को कैलकुलेट किया था, और इसीलिए उस फॉर्मूले की वजह से हम इस तरह के रिलेशन को इस्टेब्लिश कर पाए। तो ये हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि हम इसमें इस तरह से लिखना चाहें x प्राइम की वैल्यू में, तो आप क्या करिएगा, इसको ट्रांसफर कर दीजिए इस तरफ, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस vt। सो नाउ दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ऐसा कुछ इसमें नहीं है। तो आप देखें यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड में किस तरह से हमारे पास कोऑर्डिनेट है, एक तरफ मूविंग फ्रेम कोऑर्डिनेट है, एक तरफ स्टेशनरी फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये एक रिलेशन है जो मूविंग फ्रेम और स्टेशनरी फ्रेम के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब देखो भाई, अगर हम इसी को आगे थोड़ा बढ़ाएं, आगे बढ़ाने का मतलब क्या निकल के आता है, जैसे गैलीलियन इक्वेशन में हमारे पास मूविंग फ्रेम में x प्राइम है और स्टेशनरी फ्रेम में x माइनस vt है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। जैसे आप डिफ्रेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो ठीक है, dx प्राइम बाई dt, dx बाई dt आपने कर दिया, आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब आप कहोगे यहाँ t प्राइम होना चाहिए, यहाँ t होना चाहिए। तो गैलीलियो ने एक बात मानी थी कि गैलीलियो ने कहा था जो भी वेरिएशन है
वो सिर्फ टाइम में होगा, वो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स में होगा, टाइम में कोई वेरिएशन नहीं होगा। एक उनका लॉजिक ये था कि अगर कोई व्यक्ति मूविंग स्टेट में है तो उसके लिए भी टाइम का जो फ्लो होगा, टाइम के चलने की रफ्तार होगी, वो सेम होगी। तो अगर आप खड़े हैं तब भी समय गुजरता जा रहा है, तो टाइम का फ्लो वही होगा जो किसी चलते हुए इंसान के लिए होगा। टाइम के फ्लो में तो कोई ऐसा नहीं होता। हमें कहावतें भी कहते हैं कि समय तो अपनी रफ्तार से चलता रहता है, जो लोग समय की रफ्तार से रफ्तार नहीं मिला पाते वो समय में पीछे छूट जाते हैं। इसे फिलोसफिकली हमारे सामने हैं चीज़ें। तो इस डिफरेंशिएशन को जब हम करते हैं तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होना कि आपने एक्स प्राइम को टी के साथ नहीं टी प्राइम के साथ क्यों डिफरेंशिएट किया, क्योंकि गैलीलियन के अजम्पशन में, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अजम्पशन में टी प्राइम और टी कोई दो अलग चीज़ें नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर टी प्राइम का इस्तेमाल नहीं करते। तो आप ये समझिए डी एक्स प्राइम डी टी डी एक्स बाई डी टी माइनस वी डी टी डिफ्रेंशिएट किया, इसको हमने लिख दिया u प्राइम, इसको कर दिया u और ये है v। तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस वेलोसिटी से मेजर कर रहा है वो v है, और जो स्टेशनरी में हम किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो u है, और जो वेलोसिटी मूविंग में आप वेलोसिटी निकाल रहे हो वो u प्राइम है। अब इस फॉर्मूले में एक बात आप देखें कि मान लीजिए हमारे पास हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को मेजर कर रहे हैं, तो हमारे स्टेशनरी ऑब्जर्वर क्या वेलोसिटी निकालेंगे c, हमारा मूविंग ऑब्जर्वर जो वेलोसिटी मेजर करेगा मान लो c प्राइम, और c खुद s जो फ्रेम मूविंग फ्रेम है वो खुद भी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो हमारे पास एक फ्रेम है s जो रुका हुआ है, दूसरा फ्रेम है s प्राइम जो चल रहा है, और लाइट की वेलोसिटी मान लो ये निकाल के ला रहा है c प्राइम और ये निकाल रहा है c। तो आप यहाँ पे देखें जो v वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा c प्राइम c माइनस v। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अगर हम, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में तो ये नहीं माना जाता है ना कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि कोई सोर्स रुका हुआ है, वेलोसिटी कोई ऑब्जर्वर रुका हुआ है चल रहा है या कि अपोजिट चल रहा है, इस पे नहीं डिपेंड करता। तो यहाँ से हमारे पास एक समझ में आता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप मूविंग में हो तो आप वेलोसिटी ऑफ लाइट कुछ और मेजर करोगे, स्टेशनरी में हो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आप कुछ और मेजर करोगे। इस तरह का ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन असल में ये होता नहीं है। लेट मी जस्ट या दिस। तो यहाँ से, और ये जो बात थी, अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का ये पार्ट देखें तो ये दिखा रहा है कि मूविंग के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट कुछ और आएगी और स्टेशनरी के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट आपके लिए अलग होगी। ये बात आइंस्टीन का जो अजम्पशन था उसके खिलाफ जा रही थी। तो आइंस्टीन तो ये कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती, वो तो एब्सोल्यूट है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बिल्कुल स्वतंत्र है। आप चाहे स्टेशनरी स्टेट में लेकर के उसको मेजर करो, चाहे मूविंग स्टेट में आप मेजर करो, यू विल ऑलवेज गेट सेम वेलोसिटी। तो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से ये जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो पूरी तरह से मिसमैच है। अब इस मिसमैचिंग का कारण क्या था? तो आइंस्टीन कहते हैं इस मिसमैचिंग का कारण ये है कि जो इससे पहले इक्वेशन आपने यूज की है, जस्ट लेट मी आपको मैं दिखा दूं, आपने कौन सी इक्वेशन यूज की है? इसी इक्वेशन का तो यूज किया है। प्रॉब्लम इस इक्वेशन में है। ये जो इक्वेशन है ये लो वेलोसिटी लिमिट पर तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में अगर आप जाते हो तो आपको हायर वेलोसिटी लिमिट की बात करनी पड़ेगी। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो 3 × 10⁸ है। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी की लिमिट है। तो आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, इन सब पे तो आपके लॉजिक काम कर जाएंगे, लेकिन जैसे आप 3 × 10⁸ यानी मतलब ये तो बहुत घंटे में तो बहुत हो जाएगा, अगर इस वेलोसिटी लिमिट पे काम करोगे तो भाई आपके पास नए तरह के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होने चाहिए। तो यहां से भी भूमिका बनती है आइंस्टाइन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की। तो मैं यहां से आपको दो चीजें मैं बताना चाह रहा था। पहली चीज कि गैलीलियो ने एक फॉर्मूलेशन डेवलप किया वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने एक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बताई जो कि किसी
चलती हुई स्थिति में जो ऑब्जर्वेशन लिए जाएं उस डाटा के बीच में और किसी रुकी हुई अवस्था में जो ऑब्जर्वेशन लिए जाएं उस डाटा के बीच का एक रिलेशन होता है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रिलेशन होता है। उसको बताने के लिए आप इसको यूज करते हैं। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ, जब आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को यूज करते हो और जब हम उसका वेलोसिटी का वर्जन देखते हैं तो हम पाते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये बताता है कि जो लाइट है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। सी प्राइम की वैल्यू और सी की वैल्यू में अंतर आ सकता है, सी माइनस वी कर दोगे तो आपकी सी प्राइम की वैल्यू निकल आएगी तो मूविंग फ्रेम में। तो इस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि नॉर्मली किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को ट्रीट करते हैं। बट ये आइंस्टीन कहते हैं नो नो नो, यू कांट डू दिस विथ द लाइट। लाइट के पास अपनी कुछ यूनिकनेस है और आप उससे इस तरह से नॉर्मली कैजुअली डील नहीं कर सकते हो। वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो इस बात पर डिपेंड ही नहीं करती कि आप मूविंग में हो या स्टेशनरी में हो, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई मायने नहीं रख जाता है। तो गैलीलियन के पोस्टुलेट, गैलीलियन का रिजल्ट आइंस्टीन के इस प्रिंसिपल के साथ कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा था, उसके साथ उसकी टक्कर दिख रही थी। अब इसको कैसे दूर किया गया? इसको दूर करने के लिए फिर आइंस्टीन ने एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फॉर्मुलेट किया, आप कह सकते हो, जिसको कि हम आइंस्टीन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। मे बी हिस्टोरिकली कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो कि आप फिजिक्स की हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उसको लॉरेंस ने डेवलप किया या आइंस्टीन ने उसको सिंगल हैंडेड डेवलप किया, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। बट अभी मैं यहाँ पर आपको एक फ्लो बता रहा हूँ, लॉजिक का एक फ्लो बता रहा हूँ किस तरह से चीज़ें डेवलप हुई थी एक के बाद एक। तो रिलेटिविटी जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी हमारे पास, जो कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के लिए ज़रूरी थी, वो कौन सी थी? आइंस्टीन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और ये कब एक्सेप्टेबल होगी? वैलिड व्हेन v इज टेंड्स टू c, ठीक है। लेकिन ऐसी इक्वेशन लेकिन हमारी जो इक्वेशन बनानी चाहिए, जो हमने बनाई आइंस्टीन लॉरेंस, ये ऐसी होनी चाहिए कि जब तक वेलोसिटी हाई हो तब तक इसी से काम चले, लेकिन जैसे वेलोसिटी लो हो तो इसको कन्वर्ट हो जाना चाहिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में। एक तरह की शर्त थी शुरुआती जिसके तहत ये बनना था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या आइंस्टीन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए बनाया जाने वाला एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। अब यहाँ पे खास बात देखो, अब इसको हम लोग फिर अगली लेक्चर में आपको हम बहुत ही पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसका एक लंबा डेरिवेशन है। ओके, सो टिल देन हैव अ नाइस डे।